स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। आज हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद के बारे में पढ़ेंगे कि छायावाद असल में कौन सी काव्यधारा थी और शुक्ल जी उसे किस तरह से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शुक्ल जी ने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में जो कविता धारा थी उसको लेकर के क्या कहा है और छायावाद की ओर अपनी दृष्टि क्यों उन्मुख करना चाहते हैं। उन्होंने लिखा है कि यह तो हुई काल के प्रभाव की बात। काल के प्रभाव की बात का मतलब ये है कि 1918 से 20 के दौरान जो भी राष्ट्रीय आंदोलन की स्थितियां थी उन्हें लेकर के उन्होंने दिखाया है कि भारत की परिस्थितियां आंदोलनरत थी। थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि चली आती हुई काव्य परंपरा की शैली से अतृप्ति या असंतोष के कारण परिवर्तन की कामना कहाँ तक जगी और उसकी अभिव्यक्ति किन रूपों में हुई। वो ये देखना चाहते थे शुक्ल जी कि द्विवेदी युगीन जो काव्य परंपरा थी क्या उससे कोई असंतुष्टि दिखाई देती है, अतृप्ति या असंतोष, जिसके कारण छायावादी कविता में उसकी शैली में कोई परिवर्तन आया या नहीं। शुक्ल जी आगे कहते हैं कि अतः इस तृतीय उत्थान में, आप सभी शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास में काव्य का जो तृतीय उत्थान है उसे देखेंगे तो वो 1918 से शुरू होता है। 1918 यानी कि द्विवेदी युग का अंत और छायावाद युग का आरंभ, वहाँ से। तो इस तृतीय उत्थान को वे लिखते हैं कि अतः इस तृतीय उत्थान में जो प्रतिवर्तन हुआ और पीछे छायावाद कहलाया वह उसी द्वितीय उत्थान की कविता के विरुद्ध कहा जा सकता है। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो द्विवेदी युग एक तरह से चलाया गया उसके विरुद्ध कहा जा सकता है। अच्छा, आप ध्यान देंगे तो द्विवेदी युगीन जो कविता थी उस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इतिवृत्तात्मकता का आरोप लगाया है, यानी मैटर ऑफ फैक्ट, फैक्ट की अधिकता है द्विवेदी युगीन कविता में भी, और उसके कारण कविता निर्जीव हो गई है, उसमें हृदय पक्ष का घोर अभाव है। अब छायावाद युग में हम देखते हैं कि यह कहा जाता है कि भावनाओं की प्रबलता है। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि द्वितीय उत्थान की कविता के विरुद्ध था यह छायावाद, यानी तृतीय उत्थान। अब उसकी प्रवृत्ति क्या थी, उसकी काव्य शैली, कि छायावाद का यानी उसका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। यहाँ वे छायावाद की जो प्रवृत्तियाँ थी उसकी आलोचना भी करते हैं। वो कहते हैं कि छायावादी जो कवि हैं वो काव्य की शैली की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वस्तु विधान, सब्जेक्टिविटी यानी कविता का विषय क्या हो इसकी ओर उनका कम ध्यान है। अर्थभूमि या वस्तुभूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया। यानी वो कहते हैं कि अर्थ विस्तार की भावना और जो पद्धति थी वो बहुत कम हो गई और समन्वित विशाल भावनाओं को लेकर चलने की ओर ध्यान न रहा। ये छायावाद युग की कविता के बारे में वो कहते हैं। अब आगे अगर हम देखें कि शुक्ल जी आगे क्या कहते हैं छायावादी कविता के बारे में, उनका कहना है कि हिंदी कविता की नई धारा यानी छायावाद का प्रवर्तक इन्हीं को विशेषतः श्री मैथिली शरण गुप्त और श्री मुकुटधर पांडे को ही समझना चाहिए। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यह तथ्यात्मक रूप से भी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को माना है। आगे वे छायावाद के बारे में लिखते हैं कि छायावाद के पहले नए नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती आई थी। कसर थी तो आवश्यक और व्यंजक शैली की, कल्पना और संवेदना के अधिक योग की। तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था, जो धीरे धीरे अपने स्वतंत्र ढर्रे पर श्री मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे के द्वारा हो रहा था। आप ध्यान दें तो शुक्ल जी ये कहना चाह रहे हैं कि द्विवेदी युग की कविता में जो सजीवता थी, जो कल्पना और संवेदना की कमी थी, उसके कारण ही छायावाद युग नाम की काव्य प्रवृत्ति फलित होती है और हिंदी कविता के परिदृश्य पर सामने आती है। अब उसमें महत्वपूर्ण क्या था कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य क्या था, अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली। अभिव्यंजना माने कहने की
जो एक रोचक शैली है वो छायावाद युग की मुख्य प्रवृत्ति थी, जो धीरे धीरे अब स्वतंत्र ढर्रे पर मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे के द्वारा उसका विकास हो रहा था, ये शुक्ल जी कहना चाहते हैं। आगे अगर हम देखें तो शुक्ल जी लिखते हैं कि छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मकता, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र, वस्तु विन्यास की विशृंखलता, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मानकर चले। शैली की इन विशेषताओं की दूरारूढ़ साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थभूमि के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि नहीं रही। शुक्ल जी ये कहते हैं कि छायावाद नाम की जो एक प्रवृत्ति चल पड़ी उसमें रहस्यात्मकता प्रभावी हो गई, रहस्यपूर्ण बातें की जाने लगी, मधुमयी कल्पना, बहुत ज़्यादा काल्पनिक विषय वस्तु होने लगी कविता की, और साथ साथ आप देखेंगे तो ये लिख रहे हैं कि शैली की इन विशेषताओं की दूरारूढ़ साधना में, यानी कि ये जब शैली ही कविता का मुख्य माध्यम बनने लगी तो ये रूढ़ होने लगी, और इसके कारण जो कविता की अर्थभूमि थी उसमें विस्तार की ओर कवियों की दृष्टि नहीं गई। कविता की जो अर्थभूमि थी उसका विस्तार पर किसी का ध्यान नहीं गया। तो ये शुक्ल जी छायावाद की कुछ कमियों के बारे में लिखते हैं। आगे वे कहते हैं कि जो छायावादी कविताएं थी उनका प्रत्यक्ष जीवन से, मनुष्य के या भारतीय समाज के प्रत्यक्ष जीवन से कोई संबंध नहीं था। ये देखिए आप, तो शुक्ल जी लिखते भी हैं कि इस जीवन के साथ काव्य का कोई संबंध नहीं, उसकी दुनिया और ही है। किसी काव्य के मूल्य का निर्धारण जीवन की किसी वस्तु के मूल्य के रूप में नहीं हो सकता। काव्य तो एक लोकातीत वस्तु है। कवि एक प्रकार का रहस्यदर्शी सीयर या पैगंबर है। अब आप देखिए शुक्ल जी की दृष्टि यह बताने का प्रयास करती है कि छायावादी जो कवि थे वो प्रत्यक्ष दुनिया की नहीं बल्कि किसी रहस्यवादी दुनिया की बात करते हैं अपनी कविताओं में, और कहते हैं कि काव्य तो एक लोकातीत वस्तु है। लोकातीत माने लोक से दूर, पारलौकिक किसी सत्ता की बात जहाँ पे हो, ऐसा कि इस प्रत्यक्ष दुनिया से दूर की कोई चीज़, वही कविता का विषय वस्तु होने लगा। कवि एक प्रकार का रहस्यदर्शी या पैगंबर जैसा होने लगा। आगे वे लिखते हैं कि छायावाद की कविता की पहली दौड़ तो बंग भाषा की रहस्यात्मक कविताओं के सजीले और कोमल मार्ग पर हुई। शुक्ल जी यह बताने का प्रयास करते हैं कि जो छायावादी कविताओं की एक ट्रेंड चला, वो बंग भाषा की जो कविताएं जो कि पश्चिमी देशों के ईसाई आध्यात्मिकता से प्रभावित थी, उनका असर इन छायावादी कवियों पर पड़ा, और बंगला की कुछ काव्य शैली और अंग्रेजी वाक्य खंडों के अनुवाद द्वारा, यानी अंग्रेजी की जो शैली थी, अंग्रेजी काव्य की जो शैली थी, उसका असर दिखाई पड़ता है। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि छायावाद की कविता की पहली दौड़ तो बंग भाषा की रहस्यात्मक कविताओं के सजीले और कोमल मार्ग पर हुई, पर उन कविताओं की बहुत कुछ गतिविधि अंग्रेजी वाक्य खंडों के अनुवाद द्वारा संगठित देख अंग्रेजी काव्यों से परिचित कवि सीधे अंग्रेजी की तरह तरह के लाक्षणिक प्रयोग लेकर उनके ज्यों के त्यों अनुवाद जगह जगह अपनी रचनाओं में जड़ने लगे। यानी एक तरह से आप समझ सकते हैं कि शुक्ल जी कहना चाह रहे हैं कि नकल, अंग्रेजी वाक्य खंड जो कविताओं के थे उनकी नकल, उनका हुबहू अनुवाद इन छायावादी कवियों ने करना शुरू कर दिया, जिससे कविता में हृदय पक्ष तो आया लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अर्थ, बहुत ज़्यादा भाव नहीं रह गए। शैली प्रधान वस्तु हो गई कि शैली ठीक रखना है, कहने की रोचक प्रणाली हो, चित्रमयी भाषा हो, कल्पना बहुत ज़्यादा हो, बिंब प्रधान भाषा हो, ये सारी चीज़ें प्रभावी होती गई छायावाद में। आगे वे लिखते हैं कि दूसरा प्रभाव यह देखने में आया कि अभिव्यंजना प्रणाली या शैली की विचित्रता ही सब कुछ समझी गई। अब देखिए वही बात फिर शुक्ल जी लिखते हैं कि अभिव्यंजन माने कहने की जो एक शैली, जो एक पद्धति है, उसकी विचित्रता, विचित्र शैली में कोई बात अगर कह दें और पाठक उससे अभिभूत हो जाए, वही ये कवि अपनी वहीं पे सफलता समझते थे। नाना अर्थभूमियों पर काव्य का प्रसार रुक सा गया।
द्विवेदी युग में द्विवेदी जी ने जब यह कहा कि कविता चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी तक लिखी जा सकती है, तो उन्होंने यह कहना चाहा कि कविता की जो विषय वस्तु है उसे सीमित नहीं किया जाना चाहिए, दुनिया की सारी चीज़ों पे कविताएं लिखी जानी चाहिए। लेकिन छायावाद ने जब अभिव्यंजना प्रणाली, चित्रमयी भाषा, इन सब पे ध्यान केंद्रित कर दिया तो विषय वस्तु और कविता का जो धरातल है वो संकुचित हो गया। चीज़ें बहुत कम जगहों से उठाई जाने लगी कविता का विषय बनाने के लिए। प्रेम क्षेत्र कहीं आध्यात्मिक कहीं लौकिक के भीतर ही कल्पना की चित्र विधायिनी क्रीड़ा के साथ प्रकांड वेदना, औत्सुक्य, उन्माद आदि की ही व्यंजना तथा क्रीड़ा हुई। प्रिय के कपोलों पर की ललाई, हाव भाव, मधुर स्राव, अश्रु प्रवाह इत्यादि के रंगीले वर्णन करके ही अनेक कवि अब तक पूर्ण तृप्त दिखाई देते थे। यानी प्रवृत्ति क्या हो गई कि क्रीड़ा किसकी, वेदना, बहुत ज़्यादा वेदना प्रकट करना, बहुत ज़्यादा औत्सुक्य माने कि उत्सुकता, विराट अदृश्य सत्ता को जानने की, उन्माद, एक पागलपन तरह की, जो अप्रिय के कपोलों पर यानी कि एक तरह से जो श्रृंगार रस की तमाम कविताएं थी उन सब का बहुत ज़्यादा वर्णन करना एक क्रीड़ा ही हुआ। और सारे कवियों की दृष्टि अब तक इन्हीं सारी चीज़ों पर रुक गई थी। तो शुक्ल जी इन सब प्रवृत्तियों पर अपनी दृष्टि रखते हैं और छायावाद को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। आगे हम शुक्ल जी के अलावा प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह जी की किताब जो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां हैं उसके अनुसार छायावाद का जो उन्होंने अपनी दृष्टि रखी छायावाद के बारे में, उसे हम जानेंगे कि उसमें छायावाद के बारे में क्या कहा गया है। तो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की यह पुस्तक बहुत उपयोगी है और इसे आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। आगे भी हम कुछ श्रृंखलाएं लेकर आएंगे। धन्यवाद।